आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 13 कार्य एवं ऊर्जा। तो कार्य क्या होता है? जो भी काम हम करते हैं, कितना उस पर बल लगाते हैं, और वो कार्य एक मतलब जो जिस भी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कितना विस्थापित हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कार्य निर्भर करता है। जैसे कि अगर किसी पिंड पर हम बल लगा रहे हैं और वह विस्थापित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक आदमी जो है वो दीवार पे अपना बल लगा रहा है, पर ये जो दीवार है वो अपनी जगह पे है, वो विस्थापित नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जो भी कार्य ये बच्चा कर रहा है वो क्या है? शून्य है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बल नहीं, मतलब बल का कोई भी यूज नहीं है। तो यहाँ पे हमारा कार्य क्या है? 0। तो मैंने यहीं पे ये भी लिखा हुआ है कि जैसे हम दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो दीवार जो है अपनी स्थिति से विस्थापित नहीं होती है। तो वो क्या कहते हैं हम कह सकते हैं कि कार्य नहीं हो रहा है। यदि किसी पिंड पर बल ना लगा हो और वह विश्राम अवस्था में हो, मतलब अगर कोई चीज खड़ी है और हम उस पर धक्का भी नहीं लगा रहे हैं, तो मतलब बल यहाँ पे हम शून्य है और चीज विश्राम अवस्था में है, तो भी क्या कह सकते हैं? हम कार्य नहीं कर रहे हैं। अथवा स्थिर वेग से गति कर रहा हो तो भी कार्य नहीं माना जाता। मतलब कि जैसे कि कोई कार है और वो समतल सीधी गाड़ी मतलब सीधी सड़क पर गति कर रहा हो, तो उसका जो नेट कार्य है वो नहीं करता। मतलब जो नेट कार्य है वो शून्य रहता है, क्योंकि उसमें जो प्रयुक्त ईंधन था वो घर्षण के प्रयुक्त कार्य कर रहा है, तो गाड़ी तो कोई काम ही नहीं कर रही है। तो इसका मतलब कोई भी कार्य यहाँ पे क्या हो जाएगा? मतलब जो कार्य किया हुआ है गाड़ी ने वो क्या है? शून्य। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हो तब बल लगने पर किया गया कार्य शून्य होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कूली जो है वो सामान को ढो रहा है, तो ये तो सामान जो है विस्थापित क्या कहते हैं? दाएं से बाएं हो रहा है, मतलब इधर से इधर हो रहा है। और जो ये गुरुत्वाकर्षण है, ये जो बल है, मतलब ये जो सामान है गुरुत्वाकर्षण के अगेंस्ट जो काम कर रहा है वो इस तरफ होना चाहिए था। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये बल जो है नीचे की तरफ लग रहा है, विस्थापना इसकी इस तरफ लग रही है, तो दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है? 90 का बन रहा है। तो 90 का बन रहा है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए? क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि अगर जो है बल और विस्थापन जो है, अगर उन दोनों के बीच में लंबवत हो तो क्या होगा? बल लगाने पर किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आते हैं फिर कार्य, बल तथा विस्थापन में संबंध क्या है। तो हमें पता ही है कि जब भी हम कोई कार्य संपन्न जब होता है, जब बल लगाए और जो विस्थापना हो वो कौन सी दिशा में हो? बल की दिशा में होनी चाहिए। तो कार्य की परिभाषा क्या है? पिंड पर लगने वाला बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिणाम अर्थात बल की दिशा में पिंड द्वारा चलाई गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो कार्य क्या है? बल, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? बल की दिशा में विस्थापना। ठीक है, ये तो आ गया होगा आपको समझ। एक चीज और है, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि कार्य के एसआई मात्रक हमारे कौन कौन से हैं? एसआई मात्रक है न्यूटन मीटर। न्यूटन कैसे? क्योंकि बल का जो मात्रक है वो क्या है? न्यूटन, और विस्थापन का क्या होता है? मीटर। तो इसका मतलब वर्ग का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। ठीक है, अब न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के बराबर भी है, 1 जूल के बराबर है। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है कि 1 जूल होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने 1 न्यूटन और 1 मीटर लिखा हुआ है। 1 न्यूटन बल लगने पर, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है? 1 न्यूटन। जब भी हम किसी पे एक न्यूटन बल लगाते हैं, लगने पर यदि पिंड बल की दिशा में 1 मीटर विस्थापित हो
तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, 1 जूल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर ये 1 जूल। जब 1 न्यूटन मीटर का बल जब हमने पिंड पर बल की दिशा में, मतलब हमने उसको जो वस्तु है उसको हमने 1 मीटर की दूरी तक उसको उस पे बल लगाया, तो कितना वर्क कार्य किया हमने, 1 जूल। एक और चीज अभी मैंने उदाहरण दिया था कि कोई व्यक्ति अपने सर पर बोझ उठाकर समतल सड़क पर गति करते हुए गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करता है, क्योंकि काम कैसे हो रहा है, इधर से उधर। गुरुत्वाकर्षण कैसे होता है, ऊपर से नीचे। कोई भी व्यक्ति हो जो सामान अपने सर पे रख रहा है या कोई भी चीज अपने सर पे रख रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कोई भी काम नहीं कर रहा है, या वो सामान ऑटोमेटिकली वो क्या कर ले, नीचे गिर जाए, तो काम हो रहा है, नहीं तो कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि गुरुत्वाबल व्यक्ति का भार की दिशा में विस्थापन का कोई घटक नहीं है, क्योंकि वहां पे जो चीज उधर से इधर जा रही है, तो गुरुत्वाकर्षण के बीच में और विस्थापन के बीच में कौन सा कोण बन रहा था, 90 का कोण बन रहा था। यहाँ पे मैंने एक चीज बताया था कि जो हमारा कार्य होता है उसको हम वर्क से डिनोट करते हैं, वो किसके इक्वल होता है, बल गुना में विस्थापन। कौन सी, बल की दिशा में विस्थापन। अब इसको अगर हमें हटाने के लिए, अगर दोनों की ही दिशा अलग अलग है, तो हम क्या करते हैं, उसको उसके गुणनफल और साथ में उनके कोणीय उसके साथ में उसका गुणनफल कर देते हैं, जो कि कॉस थीटा होता है। अब इधर देखिए, कॉस 0 की वैल्यू क्या है मेरी, 1 है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या है मेरी, 0। ठीक है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू तो रहती है। जब कॉस थीटा की वैल्यू 0 रहती है, मतलब जब यहाँ पे थीटा, मतलब अगर फोर्स भी इसी दिशा में है और विस्थापन भी इसी दिशा में है, तो इन दोनों के बीच का कोण का क्या हो जाएगा, 0 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एफ एस कॉस 0 डिग्री, और 0 की वैल्यू क्या है, 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ एस। ऐसे ही जब इन दोनों के बीच का कोण, मतलब बल जो है यहाँ पे लग रहा है और विस्थापन हमारी यहाँ पे लग रहा है, या मैं कह लूं कि एक एग्जाम्पल अभी हमने कूली वाला लिया था कि विस्थापन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, और बल कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ। गुरुत्वाकर्षण बल जो था वो कितने कहाँ लग रहा था, नीचे की तरफ। दोनों के बीच में कोण कितना है, 90। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जो हमारा काम है वो क्या है, एफ एस कॉस 90 डिग्री। अब इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी, 0। कॉस 90 की वैल्यू क्या है मेरी, 0। तो मैंने यहाँ पे कॉस 90 की जगह क्या लिख दिया, 0। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एस मल्टीप्लाई में। अब शून्य के साथ में कोई भी चीज का गुणनफल होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य। तो कार्य क्या निकल के आया हमारा यहाँ पे, शून्य। तो आंसर हमारा ये है। तो इसी तरह से हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व हुए हैं, और इसी तरह हम ये बोल रहे हैं कि बल और विस्थापन में अगर 90 का कोण बन रहा है तो क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। अब आता है ऊर्जा तथा कार्य के साथ में इसका संबंध क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही है कि जैसे आप कोई कार्य करते हैं या खेलते हैं बाहर, तो आप कार्य कर रहे हैं, शारीरिक कार्य कर रहे हैं, तो शरीर के उस कार्य को और आगे करने के लिए आप तैयार नहीं रहते हैं, क्योंकि जब तक आप थक जाते हैं खेलते खेलते, अब आपको क्या लगती है, फिर भूख लगती है, क्योंकि आपकी जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, मतलब वो खत्म हो चुकी है। फिर आप क्या करोगे, आपको भूख लगती है, आप भूख लगती है तो आप खाना खाओगे, फिर आपके अंदर ऊर्जा आ जाती है, ऊर्जा आती है तो फिर आप कार्य करते हो, फिर वो कार्य करने के बाद फिर ऊर्जा खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो है हमारी ऊर्जा व्यय होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जितना भी कार्य कर रहे हैं वो क्या कार्य है, हम किसी भी पिंड पे कितनी ऊर्जा लगा रहे हैं उसको हिलाने के लिए, वो हमारी कार्य होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा जो है
पिंड पर निहित ऊर्जा जो है वो किसके बराबर होता है? कुल कार्य जो कि वह पिंड पर हम कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिंड में निहित ऊर्जा। पर क्या होता है कि जो ऊर्जा है वो पूरी की पूरी किसी भी चीज में हम प्रयोग नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का जब हम रूपांतरण करते हैं तो इस प्रक्रिया में कुछ तो ऊर्जा हमारी यूज हो जाती है, पर कुछ परसेंट ऊर्जा हमारी खराब हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है, या हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि और भी बहुत से कार्य होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है ऊर्जा के विभिन्न रूप। तो इन विभिन्न रूपों का जो हम एक्सप्लेनेशन है अभी तो शॉर्ट में कर रहे हैं, आने वाले चैप्टर्स जो हैं इन्हीं के बेसिस पर है। जैसे कि सबसे पहले आता है हमारा यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? किसी पिंड में उसकी गति तथा स्थिति के कारण जो कार्य होता है उसको हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे स्थिति यूज किया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब भी हम किसी पिंड को किसी ऊंचाई तक लेके आते हैं, जैसे कि छत पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है, तो उसके अंदर जो ऊर्जा है उसको हम बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। कोई भी भारी चीज जब हम छत पे रखेंगे या कोई बच्चा ऊपर छत पे खड़ा हुआ है तो वो बच्चे के अंदर भी क्या है? स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है। जब वो भारी पिंड जो कि हमने ऊपर छत पे रखा हुआ है उसको नीचे की तरफ फेंकेंगे तो वो गतिज ऊर्जा होगी। ऊपर से स्थितिज ऊर्जा जो है वो कम होती चली जाएगी क्योंकि वो ऊंचाई पर है, और नीचे आते आते वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, क्योंकि वो गति कर रहा है। तो पहले हम स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। किसी पिंड को किसी ऊंचाई तक उठाने में विद्यमान ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। मतलब अगर कोई चीज किसी ऊंचाई पर है तो उसके अंदर जो ऊर्जा है वो कौन सी है? स्थितिज ऊर्जा है। भारी पिंड में अधिक स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। मतलब कोई भी भारी पिंड है उसके अंदर ज्यादा ऊर्जा होती है, और ज्यादा ऊंचाई होगी तब भी क्या होगा? हमारा ज्यादा स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसका मतलब स्थितिज ऊर्जा कौन कौन से कारकों पे निर्भर करती है? तो पहला आता है पिंड के भार पर, और दूसरा आता है पृथ्वी से पिंड की ऊंचाई। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भारी पिंड है तो भार होगा mg, और ऊंचाई होता है हमारा h। ठीक है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारी? तो हम इसको EP से डिनोट करेंगे, तो क्या हो जाता है? W गुना में H, जिसको बोलते हैं mgh। तो ये हो गया हमारा स्थितिज ऊर्जा। यहाँ पे हमने क्या करा था? यांत्रिक ऊर्जा में एक तो स्थितिज ऊर्जा थी और दूसरी क्या थी हमारी? गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। ये इसी का ही पार्ट है यांत्रिक का ही, कि यांत्रिक में गतिज और स्थितिज दोनों को मिला के हमारा यांत्रिक ऊर्जा बनता है। किसी पिंड की गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गतिज ऊर्जा। जब कोई पिंड किसी ऊंचाई से नीचे गिर रही होती है, मैंने ही बताया था ना कि जैसे ये चीज है, अब ये ऊंचाई से नीचे गिर रही है, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा तो क्या होती है? कम हो जाती है, जबकि उसकी पिंड की गति क्या हो जाती है? वो हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब ऊपर से कोई भारी चीज नीचे जाएगी तो एकदम से तो इसकी स्पीड तो बढ़ जाएगी, पर जैसे जैसे यहाँ पे भी ऊंचाई पे, यहाँ पे ऊंचाई है, यहाँ पे ऊंचाई है, और यहाँ पे आके क्या हो जाता है फिर? तो गतिज ऊर्जा तो बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा किस किस पे निर्भर करती है? पहले तो द्रव्यमान पर, जितना भारी होगा उतना ही ज्यादा उसकी गतिज ऊर्जा होगी, और जितनी तेजी से ऊपर से नीचे आएगी उतना ही ज्यादा उसकी क्या होगी? गतिज ऊर्जा। क्योंकि गतिज ऊर्जा का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? हाफ mv²। तो m और v द्रव्यमान और वेग के ऊपर क्या करता है? ये निर्भर करता है। उसके बाद आता है हमारा ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा जब हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हमें गर्मी लग रही है,
और बाहर से क्या लगता है हमें, ठंड, है ना, तो वो हमें ठंड का एहसास दिलाती है। प्रकाश ऊर्जा जो हमें रोशनी प्रदान करता है वो प्रकाश ऊर्जा है। ऊर्जा का वह रूप जो विभिन्न वस्तुओं को देखने में अगर आप लाइट नहीं जलाओगे और रात को अंधेरे में क्या पढ़ लोगे, नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपके पास प्रकाश ऊर्जा नहीं है। फिर आता है हमारा विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, उसके अंदर जो है आवेशित कण जो है अगर वो गति करते हैं, आवेशित मतलब इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो गति करेंगे तभी हमारा विद्युत जो है वो चलता है, ऊर्जा बनती है। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, आवेशित कणों की मतलब इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण उत्पन्न होती है, नेगेटिव चार्ज जिसे हम बोलते हैं। जिससे घरों में बल्ब जलाने में, इसको किस में यूज करते हैं, इससे घरों में बल्ब जलाने में, पंखे चलाने में, पंप चलाने में आदि में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे उपयोग। ये और पॉइंट ऐड कर लेना। फिर आता है चुंबकीय ऊर्जा। चुंबकीय ऊर्जा क्या होता है, चुंबक के कार्य करने में निहित ऊर्जा को क्या बोलते हैं हम लोग, चुंबकीय ऊर्जा। जो भी काम चुंबक करता है वो सारे कार्य क्या होता है, चुंबकीय ऊर्जा कहलाती है। ध्वनि में आवाज आती है। ऊर्जा का वह रूप जो सुनने में हमारी सहायता करता है उसको क्या बोलते हैं, ध्वनि। उसके बाद आता है नाभिकीय ऊर्जा। ये हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। तो नाभिकीय ऊर्जा गैर पारंपरिक ऊर्जा का एक प्रकार है जो द्रव्यमान के ऊर्जा में रूपांतरण के समय नाभिकीय अभिक्रिया द्वारा मुक्त होती है। मैंने बोला था कि यूरेनियम जो है 235 वो 2 बराबर द्रव्यमान के कणों में बट जाता है और उसके अंदर संचित ऊर्जा जो होती है वो मुक्त हो जाती है और उस ऊर्जा को हम पानी के वाष्पन में काम करके उससे टरबाइन को घुमा के जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत बनाने में काम करते हैं। तो वो क्या था, नाभिकीय ऊर्जा। तो वो जो नाभिकीय ऊर्जा है आप वहां से भी इसको ले सकते हो और इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। अब ऊर्जा का रूपांतरण, ये भी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में ही पढ़ा था। अब जैसे कोई बांध में पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा होता है किस पे, ऊंचाई पे भरा हुआ है, तो वहां पे कौन सी ऊर्जा होगी, इसके पानी में स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि वो रुका हुआ है। जैसे ही हमने पानी का बांध छोड़ा, ठीक है, तो पानी का बांध छोड़ते के साथ ही ऊंचाई से गिरना शुरू कर देता है। वो ऊंचाई से गिरना शुरू कर देता तो वो गतिज ऊर्जा में आ गया। उस गतिज ऊर्जा से क्या करते हैं हम लोग, टरबाइन को घुमाते हैं, उसका घूर्णन होता है, तो वो कौन सा हो गया, घूर्णन ऊर्जा हो गई है ना, क्योंकि वो यांत्रिक के अंदर आ रहा है। अब घूर्णन हो रहा है, घूर्णन से क्या होता है, विद्युत बनता है। विद्युत किसकी मदद से बनता है, जनरेटर की वजह से। तो वहां पे कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, विद्युत ऊर्जा बन रही है। अब घरों में बल्ब या ट्यूबलाइट तो आपने देखा होगा, तो वो बल्ब जलाने के लिए हम कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, विद्युत ऊर्जा का। जैसे ही ट्यूबलाइट जलती है तो उससे हमें क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, और अगर हम ट्यूबलाइट को हाथ लगाए तो वो गर्म भी हो जाती है, तो उससे हमें क्या मिल रहा है, प्रकाश। कौन सी ऊर्जा मिल रही है, प्रकाश, और कौन सा है, ऊष्मा। तो वो क्या हो गया, विद्युत जो है किसमें चेंज हो गया हमारा, प्रकाश में या ऊष्मा में हो गया इसका रूपांतरण। इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं आपको फोटो के साथ में भेज दूंगी बाद में। शक्ति और उसका मात्रक क्या होता है, लास्ट टॉपिक है ये। शक्ति कितनी ताकत है आप में, कितनी जल्दी आप किसी कार्य को करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शक्ति बोलते हैं। तो कार्य कितनी शीघ्रता से किया गया है वह क्या है, हमारी शक्ति कहलाती है। अब शक्ति का फॉर्मूला क्या है, किया गया कार्य बटे में कितने समय में किया है। अगर यहाँ पे समय कम लग रहा है तो कार्य ज्यादा किया है, या तो कार्य ज्यादा किया हो और समय कम लग रहा हो तो फिर क्या होगी, हमारी शक्ति सबसे ज्यादा होगी। अब शक्ति का SI मात्रक क्या है, वॉट। अब 1 वॉट बता देते हैं, यहाँ पे 1 वॉट कार्य का मात्रक क्या था, 1 न्यूटन मीटर।
बटे में 1 सेकेंड। ठीक है, 1 वॉट वह शक्ति है जो 1 जूल, तो कार्य का हम एक कह सकते हैं 1 जूल, 1 जूल कार्य करने में खर्च हुई, कितना हमने 1 जूल कार्य में खर्च करी है। ठीक है, इसे हम कहते हैं अश्व शक्ति भी कह सकते हैं। इसको हम किस में नाप सकते हैं? अश्व शक्ति में भी नाप सकते हैं। तो एक अश्व शक्ति में क्या है? 746 वॉट होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ठीक है।